आज हम भारत के संविधान के बनने की कहानी पर बात करने वाले हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई स्कूल की सिविक्स क्लास नहीं होगी जहां हम सिर्फ तारीखें और अनुच्छेद रटते हैं। हम उन असली बहसों में, उन तगड़ी असहमतियों में और उन बड़े आइडियाज में उतरेंगे जिन्होंने दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को आकार दिया। बिल्कुल, क्योंकि संविधान कोई एक दिन में लिखी गई किताब नहीं है। ये तो दशकों की सोच, लड़ाई और समझौते का नतीजा है। हम इस सफर की शुरुआत वहां से करेंगे जहां से ये विचार पैदा हुआ कि भारतीय अपने भविष्य के नियम खुद लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि ये सपना हकीकत में कैसे बदला। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका आइडिया तो बहुत सीधा और शक्तिशाली है ना। एकदम। कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठकर देश का सबसे बड़ा कानून बनाएंगे। बिल्कुल, और ये आइडिया लोकतांत्रिक क्रांतियों की देन है, जहां राजशाही को हटाकर ये कहा गया कि शासन का हक जनता का है। एक आज़ाद देश की ये पहली निशानी होती है कि वो अपना संविधान खुद बनाए, किसी और देश का कानून उस पर ना थोपा जाए। और भारत में ये मांग कब शुरू हुई? मुझे लगता है ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि ये 1940 के दशक की बात है, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। बहुत गहरी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसका पहला जिक्र 1895 के स्वराज्य विधेयक में मिलता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। सोचिए, कांग्रेस की स्थापना के सिर्फ 10 साल बाद। 1895, ये तो कमाल की बात है। उस वक्त तो दुनिया के ज्यादातर देशों में लोकतंत्र की ठीक से बात भी नहीं होती थी। हाँ, और उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, कानून के सामने बराबरी जैसे कई मूलभूत अधिकार थे। वो एक शुरुआती खाका था। फिर 20वीं सदी में यह मांग और तेज हुई। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। ये बहुत बड़ा बयान था उस समय। हाँ, बहुत बड़ा। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने इसे औपचारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार के सामने रखा, लेकिन इसे एक राजनैतिक आंदोलन बनाने का श्रेय वो M.N. रॉय और खासकर जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उन्होंने इसे कांग्रेस का मुख्य एजेंडा बना दिया। ठीक है, तो कांग्रेस तो मांग कर ही रही थी, लेकिन क्या सभी लोग इसके पक्ष में थे? मुझे लगता है कई लोगों को डर लगा होगा कि ये क्या नई चीज आ रही है, इससे तो हमारी सत्ता चली जाएगी। बिल्कुल, इसका विरोध भी जमकर हुआ। ब्रिटिश सरकार तो कर ही रही थी, कुछ देसी राजाओं और यूरोपियों को लगा कि उनके विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में मुस्लिम लीग ने भी इसका ये कहकर विरोध किया कि ये हिंदुओं का दबदबा स्थापित कर देगी। लेकिन 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास होने के बाद उनकी रणनीति बदल गई। कैसे? अब वो कहने लगे कि ठीक है, संविधान सभा बनाओ, लेकिन एक नहीं, 2 बनाओ, एक हिंदुस्तान के लिए, एक पाकिस्तान के लिए। तो जो ब्रिटिश सरकार सालों से ना नुकर कर रही थी, वो आखिर झुकी कैसे? यकीनन दूसरे विश्व युद्ध का इसमें बड़ा हाथ रहा होगा। सबसे बड़ा हाथ उसी का था। युद्ध की जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार को नरम पड़ना पड़ा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने पहली बार दबे छुपे मान लिया कि संविधान बनाने में मुख्य भूमिका भारतीयों की होगी। 1942 की क्रिप्स योजना में तो उन्होंने एक चुनी हुई संविधान सभा की बात साफ साफ मान ली, लेकिन वो योजना दूसरे कारणों से फेल हो गई। और फिर आया असली गेम चेंजर, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना। इसी ने कागज पर मौजूद एक आइडिया को हकीकत में बदला। ये योजना क्या थी और इसने इतने बड़े और बिखरे हुए देश के लिए प्रतिनिधियों को चुनने का क्या तरीका निकाला? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और पेचीदा योजना थी। उस समय देश में दंगे हो रहे थे, माहौल बहुत खराब था। ऐसे में हर वयस्क भारतीय के वोट से सीधे चुनाव कराना नामुमकिन था, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया। मतलब एक तरह का जुगाड़ था, आप कह सकती हैं। उन्होंने प्रांतीय विधानसभाओं का इस्तेमाल किया, जिनके चुनाव 1946 में ही हुए थे। तय हुआ कि उन विधानसभाओं के सदस्य ही संविधान सभा के प्रतिनिधियों को चुनेंगे। मतलब ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव था। अच्छा, तो लोगों ने सीधे संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुना? नहीं, बल्कि उन्होंने अपने प्रांतीय नेताओं को चुना और फिर उन नेताओं ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। और इसमें सदस्य संख्या कैसे तय हुई? कुल 389 सदस्य तय हुए, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतों से। इसका आधार था जनसंख्या। मोटे तौर पर हर 10 लाख लोगों पर एक सीट, और प्रांतों की सीटों को 3 समुदायों में बांटा गया था, साधारण, मुस्लिम और सिख, जो सिर्फ पंजाब में थे। और ये 93 देशी रियासतें, उनके प्रतिनिधि कैसे आने थे? उनका चुनाव नहीं होना था, उनका मनोनयन होना था। मतलब राजा महाराजा आपस में बातचीत करके अपने प्रतिनिधि भेज दें।
तो एक तरफ प्रांतों से अप्रत्यक्ष चुनाव और दूसरी तरफ रियासतों से मनोनयन। ये एक मिलीजुली व्यवस्था थी। योजना तो बन गई। फिर जब जुलाई 1946 में चुनाव हुए और नतीजे आए तो उसका क्या असर हुआ? नतीजों ने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। कांग्रेस को 208 सीटों पर जबरदस्त जीत मिली, जबकि मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीटें। ओह, लीग को यह एहसास हो गया कि एक संयुक्त भारत की संविधान सभा में उनकी आवाज हमेशा दबी रहेगी। यहीं से उन्होंने सभा के बहिष्कार का फैसला किया और एक अलग देश और अलग संविधान सभा की मांग को लेकर सीधी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। तो जब 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो माहौल बहुत तनावपूर्ण रहा होगा। एक बड़ा हिस्सा तो आया ही नहीं। बिल्कुल, वो एक ऐतिहासिक दिन था, लेकिन अधूरा था। मुस्लिम लीग की कुर्सियां खाली थीं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे वरिष्ठ होने के नाते अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और फिर 13 दिसंबर को नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। बिल्कुल। मुस्लिम लीग बाहर थी, देश का भविष्य अनिश्चित था। ऐसे में इस प्रस्ताव को लाना, क्या ये एक तरह से सबको ये याद दिलाना था कि हम यहाँ करने क्या आए हैं, हमारा नॉर्थ स्टार क्या है? आपने बहुत सही समझा। वो प्रस्ताव सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, वो संविधान की आत्मा थी। नेहरू ने अपनी स्पीच में कहा भी था कि ये प्रस्ताव हमारी आकांक्षाओं और सपनों का घोषणा पत्र है। इसमें भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य बनाने का संकल्प था। इसमें कहा गया था कि सारी शक्ति का स्रोत भारत की जनता होगी और हर नागरिक को न्याय, बराबरी और आजादी की गारंटी दी जाएगी। इस पे बहस भी हुई होगी काफी। हाँ, 8 दिन तक बहस चली और 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसी ने संविधान की प्रस्तावना का आधार तैयार किया। प्रस्ताव पास होने के बाद संविधान लिखने का असली मुश्किल काम शुरू हुआ होगा। इसके लिए समितियां बनाई गईं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, कई समितियां थीं जो अलग-अलग विषयों पर रिपोर्ट तैयार कर रही थीं, लेकिन उन सब रिपोर्ट्स को मिलाकर संविधान का एक सुसंगत ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी प्रारूप समिति की थी, जो 29 अगस्त 1947 को बनी। और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक मिनट, डॉक्टर अम्बेडकर, वो तो कांग्रेस और गांधी के सबसे बड़े और मुखर आलोचकों में से थे। उनको ही इतनी अहम समिति का अध्यक्ष बनाना, ये तो बहुत बड़ा दांव था। क्या ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था ताकि संविधान को सबकी सहमति मिल सके? ये एक मास्टर स्ट्रोक भी था और उनकी काबिलियत का सम्मान भी। सब जानते थे कि कानून और संविधान की जितनी गहरी समझ अम्बेडकर को है, उतनी किसी को नहीं। उनके साथ N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी जैसे कानून के धुरंधर थे। इस समिति ने पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पेश किया, जिसे पब्लिक में बांटा गया ताकि लोग उस पर अपनी राय दे सकें। ये एक अद्भुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। और इस पूरी प्रक्रिया में समय कितना लगा? कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं था। संविधान के ड्राफ्ट पर ही 114 दिन तक बहस हुई, एक-एक शब्द पर चर्चा हुई। वाह! और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इसे अंतिम रूप से पास किया गया, जिसे आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया आलोचनाओं से परे नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल तो इसकी वैधता पर ही उठाया गया। विंस्टन चर्चिल जैसे लोगों का कहना था कि ये तो ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई एक संस्था है, ये संप्रभु या सॉवरन कैसे हो सकती है? हाँ, कि एक तरह से ये तो अंग्रेजों के दिए हुए पिंजरे में ही काम कर रही थी। बिल्कुल। ये बहुत गंभीर आरोप था और सभा के अंदर भी इस पर बहस हुई। MR जैकर जैसे सदस्यों का भी मानना था। हाँ, MR जैकर जैसे सदस्यों का भी मानना था कि हमारी शक्तियां सीमित हैं, लेकिन नेहरू और दूसरे नेताओं ने इसका जोरदार खंडन किया। नेहरू ने कहा, सरकारें कागजों से पैदा नहीं होती, वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं। उनका तर्क था कि हमारी शक्ति का स्रोत कैबिनेट मिशन योजना नहीं, बल्कि भारत की जनता है। और 15 अगस्त 1947 के बाद तो? हाँ, भारत के आज़ाद होते ही ये बहस कानूनी तौर पर भी खत्म हो गई। सभा अब पूरी तरह से संप्रभु थी। ठीक है। एक और बड़ी आलोचना ये थी कि ये एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों को भारत की आम जनता ने सीधे वोट देकर नहीं चुना था। सैद्धांतिक तौर पर यह आलोचना सही है। जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने भी इसकी आलोचना की थी, लेकिन हमें उस समय की जमीनी हकीकत को देखना होगा। देश बंटवारे की आग में जल रहा था।
दंगे हो रहे थे, उस माहौल में करोड़ों लोगों के लिए चुनाव कराना और एक मतदाता सूची तैयार करना असंभव था। मैं समझती हूँ कि उस वक्त के हालात मुश्किल थे, लेकिन क्या हम इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि उस सभा में एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जिसे भारत के आम किसान या मजदूर ने सीधे अपना वोट देकर भेजा हो? सैद्धांतिक तौर पर तो ये एक बहुत बड़ी कमी लगती है। आपकी बात में वजन है, लेकिन इस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश की गई। कांग्रेस ने जानबूझकर यह सुनिश्चित किया कि सभा में हर विचार के लोग हों। डॉक्टर अंबेडकर को लाया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लाया गया, अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया। पारसी, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन सबके प्रतिनिधि थे। अनुसूचित जातियों के 33 सदस्य थे। अच्छा, इसीलिए ग्रैंडविल ऑस्टिन जैसे विद्वान इसे अत्यधिक प्रतिनिध्यात्मक संस्था कहते हैं। भले ही चुनाव सीधे नहीं हुए, पर प्रतिनिधित्व का दायरा बहुत बड़ा था। और एक इल्जाम ये भी लगता है कि इसमें वकील भरे पड़े थे और उन्होंने संविधान को इतना जटिल बना दिया कि वो वकीलों का स्वर्ग बन गया। आम आदमी तो उसे समझ ही नहीं सकता। हाँ, ये आलोचना आज भी होती है, और ये सच है कि इस सभा में वकीलों का दबदबा था, लेकिन संविधान है ही एक कानूनी दस्तावेज। उसे लिखने के लिए कानून की बारीकियों को समझने वाले लोग तो चाहिए ही। डॉक्टर अंबेडकर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जैसे लोगों के बिना संविधान को वो कानूनी मजबूती नहीं मिल पाती जो आज है। हाँ, भाषा जरूर जटिल है, लेकिन उसकी वजह देश की जटिलता है। तो इतनी चुनौतियों और आलोचनाओं के बावजूद एक ऐसा संविधान बना जो 70 साल से ज्यादा समय से देश को चला रहा है। इसका मतलब है कि फैसले लेने का तरीका, जो प्रोसेस था, उसमें जरूर कुछ खास बात रही होगी। हाँ, और विद्वान ग्रैंडविल ऑस्टिन ने इसी को संविधान की सफलता का रहस्य बताया है। उन्होंने इसे एक श्रेष्ठ प्रक्रिया कहा, जिसके 3 मुख्य स्तंभ थे। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, सहमति, समायोजन, लेकिन ये सब किताबी बातें लगती हैं जब तक हम ये ना समझे कि असल में काम कैसे करते थे। क्या कोई ऐसा मुद्दा था जहां 2 गुट बिल्कुल आमने सामने थे और इन्हीं सिद्धांतों ने रास्ता निकाला? बहुत अच्छा सवाल है। पहला स्तंभ था सहमति से निर्णय। इसका मतलब था कि बहुमत से किसी पर फैसला थोपने की बजाय आम सहमति बनाने की कोशिश की जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कांग्रेस दल की बैठकों में मिलता था। वहां हर धारा पर खुली बहस होती थी और डॉक्टर अंबेडकर जैसे गैर कांग्रेसी विशेषज्ञों को भी बुलाया जाता था ताकि असहमति पहले ही दूर कर ली जाए। और दूसरा सिद्धांत, समायोजन। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत की संघीय व्यवस्था। कुछ लोग अमेरिका की तरह राज्यों को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहते थे, जबकि कुछ लोग देश की एकता के लिए एक मजबूत केंद्र चाहते थे। तो बीच का रास्ता निकाला गया। एक ऐसी संघीय व्यवस्था बनाई गई जिसमें केंद्र मजबूत है, पर राज्यों के पास भी अपनी शक्तियां हैं। ये विशुद्ध समायोजन था। बिल्कुल। एक और उदाहरण, भारत एक गणराज्य बना जिसका मुखिया चुना हुआ राष्ट्रपति होता है, लेकिन साथ ही हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी बनाए रखी जिसका प्रमुख ब्रिटेन का राजा या रानी होता है। ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत लगती हैं, पर समायोजन के सिद्धांत से ये संभव हुआ। और तीसरा स्तंभ? वो था परिवर्तन के साथ चयन की कला। मतलब दूसरे देशों के संविधानों से अच्छी बातें लो, लेकिन उनकी अंधी नकल मत करो। हर प्रावधान को देखो कि क्या वो भारत की मिट्टी और माहौल के अनुकूल है। जैसे हमने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली, लेकिन हमने ब्रिटेन की तरह संसद को सर्वोच्च नहीं बनाया। अच्छा। बल्कि अमेरिका की तरह एक स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई जो संसद के कानूनों की समीक्षा कर सके। ये नकल नहीं, बल्कि एक रचनात्मक मिश्रण था। तो साफ है कि संविधान बनाना सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज तैयार करना नहीं था। ये एक राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित करने की कोशिश थी, जिसमें बहस भी थी, समझौता भी था और एक साझा भविष्य बनाने का गहरा संकल्प भी। बिल्कुल। स्वतंत्रता आंदोलन के जो आदर्श थे, उन्हें शासन की एक चलती फिरती व्यावहारिक मशीनरी में बदलने का ये एक महान प्रयोग था। और इस सफर में अपनाया गया रास्ता, वो प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी की मंजिल। ये सोचना भी कमाल है कि देश के बंटवारे और दंगों के उस भयानक माहौल में ये लोग एक कमरे में बैठकर भारत के भविष्य की इतनी बारीक बातों पर बहस कर रहे थे। आज की इस चर्चा से एक सवाल मन में उठता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने आम सहमति और समायोजन को सबसे ऊपर रखा। आज के दौर में जब राजनीतिक और सामाजिक विचार शायद पहले से कहीं ज्यादा बटे हुए हैं, क्या उसी प्रक्रिया से इस तरह का एक सर्वमान्य दस्तावेज बनाना संभव हो पाता? ये सोचने वाली बात है।